यात्रा आज शुरू करते हैं। आप लोगों के प्रश्न हम अंत में लेंगे या मध्य में कभी लेंगे प्रश्न। यहाँ से यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। कल जो हमने ग्रंथ की शुरुआत की थी, आज हम साक्षात यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने मंगलाचरण की बात की थी, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम करके हमने चर्चा की थी। ठीक है, ध्वनि आ रही है? ओम गुरव। जी सर, वही आ रही है। तो हमने यहाँ से प्रारंभ किया था, जो कि नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, ये मंगल करते हुए, इन्होंने नमस्कार करते हुए जो प्रारंभ इन्होंने किया था, पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायसस्तानि संहृत्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम। यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करते हुए अगर आप पढ़ें तो आप इस तरह देखेंगे। हमने ये भी चर्चा की थी जो कि संधि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जगह है, जहां जहां संधि हुई है, उसको भी हमने थोड़ा देखा था। हालांकि उसमें प्रश्न यह भी आया था जो कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं, तो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, वो इसका अंग ही है। ये बात ध्यान में रखते हुए हम समझ करके चलें। अब जो आ रहे हैं उनको हम एंट्री नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जो भी है अब वो वेट करें, उनको नहीं दिया जाएगा। तो कर है जो कि पूर्वाचार्य प्रस्थापितान प्रायसस्तानि संहृत्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम। इसकी चर्चा हमने कर ली थी, जो कि पृथ्वी के उपार्जन के लिए, उनके पालन के लिए जो भी अभी तक अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है, अर्थशास्त्र संदर्भित ग्रंथों की बात की गई है पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, जो प्रतिष्ठापित किया गया है, उन सबको संकलित कर उनके जो अवधारणाएं हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम, अर्थशास्त्र नामक जो यह ग्रंथ है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से आप इतना जानते रहिए, जो अभिप्राय यह है कि जो भी विषय वस्तु रहे हैं, उन विषय वस्तुओं का समाकलन करके, उन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए ही ग्रंथकार जो हैं, कौटिल्य जो हैं, उन्होंने यहाँ पर ये इस ग्रंथ का उपस्थापन उन्होंने किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। संहृत्य का अभिप्राय ये नहीं समझिए क्योंकि ये केवल संकलन मात्र है, इस तरह। ठीक, अब अगला जो आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है तस्य अयम प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य। ये जो आप पढ़ रहे हैं, यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में यह पार्ट जो है अतिरिक्त नहीं दिया गया है, विनयाधिकारी ही मात्र दिया गया है, लेकिन यहाँ जो ये जो अध्याय है, इस यहाँ पर पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। जो आप कह रहे थे वह पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो है तो कह रहे वो जो अभी हमने चर्चा किया है, उसी ग्रंथ का, उसी अर्थशास्त्र का, वो जो हमने कहा था जो अर्थशास्त्रम कृतम, उसी का यह क्या है, प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य है। प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य का अभिप्राय क्या है कि प्रकरण और अधिकरण का विभाग कैसे किया गया है, ये बताए जाने के लिए ही यह जो अध्याय है उसकी संरचना की गई है। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसी को बताया जा रहा है, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद सीधा आप देख रहे हैं क्या, जो कि प्रश्न भी अभी आप लोगों ने किया था, तो आप ध्यान में रखिए। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं
विनयाधिकारिकम प्रथमम अधिकरणम, अर्थात ये संपूर्ण विषय वस्तु जो है वो प्रथम अधिकरण का है। ठीक है, और ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण में विनयाधिकारिक जो है, इसमें ये जितने भी है वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, मंत्र पुरोहितोत्पत्ति, उपाधि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानम, ये जो दिया गया है गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, ये जितनी भी चर्चाएं की गई है ये सभी प्रकरण हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, जिनको संशय रहा है वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी जो हाईलाइटेड जो है पार्ट, यह अधिकरण अर्थात प्रथम अधिकरण। इसी तरह है आप अलग अलग अधिकरणों की बात करेंगे भी, ये संपूर्ण अधिकरण है। विनयाधिकरण कारिक जो कहा जाता है प्रथम अधिकरण, ये आप देखेंगे अभी जो हाईलाइटेड पार्ट है उसके अंतर्गत। अब आपका प्रश्न था जो कि व्याख्या नहीं की गई, तो अन्य जो आप देखेंगे आगे चल करके, जो आप पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं, इन्हीं की व्याख्या है, इन्हीं को और विस्तार पूर्वक बताया गया है। और आप क्या देखेंगे वहां पर कि जैसे विद्या समुद्देश्य है, तो विद्या समुद्देश्य के अलग अलग, क्योंकि विद्या समुद्देश्य कहें, ये इधर वृद्ध संयोग कहें या इंद्रिय जय कहें या अमात्योत्पत्ति कहें, ये सभी आप देखेंगे एक एक अध्याय के रूप में वहां पर दिखेगा आपको। और वो अध्याय जो है उसके अंतर्गत ये एक एक प्रकरण के रूप में देखेंगे और उनके एक एक अध्याय आपको दिखेगा। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। जैसे कि अभी हम एक आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप आ जाइए इधर जहां से हम प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए, अब ये प्रकरण एक विद्या समुद्देश्य जो प्रकरण जो है चल रहा है, इसमें आन्वीक्षिकी की स्थापना जो है यह एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए, आइए आप, ये खत्म हुआ, अगले में आप आएंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विद्या समुद्देश्य उधर जो देख रहे थे वही चल रहा है। ठीक, इसमें आपका देख रहे हैं त्रयी स्थापना देख रहे हैं, द्वितीय अध्याय। इस तरह करके फिर आप तृतीय में देखेंगे ऐसे ही, जो कि प्रकरण वही चल रहा है, लेकिन वार्ता दंडिनी की स्थापना जो है ये दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि अधिकरण जो है उसके अंतर्गत जो प्रकरण है और प्रकरण के अंतर्गत जो अलग अलग अध्याय, कतिपय अध्याय जो दिए गए हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम केवल एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं किसमें कौन कौन से हैं। जैसे विनयाधिकारिक प्रथमाधिकरण जो है, प्रथम अधिकरण जो है, इनमें किन किन विषय वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ पर वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, ये आदि जो है, ये 18 जो टोटल देख रहे हैं आप, इनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और आपको ध्यान में ये रखना होता है, जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रश्न जो आपके लिए बनेगा उनमें इस तरह के भी प्रश्न होते हैं, जो कि इनमें ये कितने प्रकरण है, ये कितने अध्याय हैं, किस संदर्भ में ये बन सकता है, कितने प्रकरण है ये बन सकता है। और अधिकरण तो आप जानते ही, अधिकरण मोटा मोटी तो ध्यान में रहता ही है, लेकिन प्रकरण और अध्याय को लेकर के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपको वही होता है। और कुल मिलाकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो कि आपके मन में सहज प्रश्न उठेगा, क्योंकि ये प्रकरण जो है यह तो 180 कह रहे हैं आप और 150 कह रहे हैं, और ये सॉरी प्रकरण जो है उसकी संख्या जो आप कह रहे हैं वह ये अधिकरण 15 आपने कहा है, और प्रकरण जो आपने कहा था जो 180 प्रकरण है। तो एक प्रकरण में कम से कम एक अध्याय होना चाहिए, मोटे तौर पर यही आएगा मन में। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे जो कि ये सीक्वेंस नहीं रहता है, इसलिए कंफ्यूजन जो
सबसे अधिक होता है वो इस कारण से, जैसे देखिए आपने कहा यहाँ पर प्रकरण 1 है, अध्याय 1 है, इधर देख रहे हैं प्रकरण 1 है, अध्याय 2 है, तो आपके मन में सहज प्रश्न उठता है जो कि प्रकरण 1 है तो उसके अंदर कम से कम एक अध्याय तो होगा, तो प्रकरण की संख्या 180 कैसे हो जाए और अध्याय की संख्या कम कैसे हो जाएगी? ये स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। अगर आपने ग्रंथ को देखा है तो आपको प्रश्न आपके मन में आए होंगे, जो कि ये प्रकरण की संख्या अधिक दिख रहे हैं, अध्याय की संख्या कम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका समाधान आप स्पष्ट रूप से जानते रहेंगे। आगे चल करके क्या होगा कि अध्याय तो एक ही है, लेकिन प्रकरण 1 और 2, प्रकरण 3 और 4, प्रकरण 8 और 9 ज्वाइंट प्रकरण आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रकरण का अभिप्राय जो कि किस तरह के विषय वस्तु की स्थापना हो रही है। तो ये आप विभाजन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, जो कि ये जो 15 अधिकरण है, अधिकरण के अंतर्गत प्रकरण है, प्रकरण के अंतर्गत अध्याय है, और उन अध्यायों के अंतर्गत आप देखते हैं अलग अलग विषय वस्तुओं की, जो हमने कहा था 6000 श्लोक है आदि आदि जो चर्चा की गई थी, वो उनके अंतर्गत आप देखते हैं। तो अभी तक जो हमने समझने की कोशिश की वह केवल प्रकरण अधिकरण समुद्देश्य जो है उसी तथ्य को समझने की कोशिश हम, उसी का यत्न हम अभी कर रहे हैं। ये जो दिया गया है तस्य तस्य कस्य अर्थशास्त्रस्य अयम अयम नाम, ये जो अभी जिसको आप देख रहे हैं, जिस अधिकरण की बात कर रहे हैं, ये जिस समुद्देश्य की बात कर रहे हैं, उनके बारे में ये बता रहे हैं, जो कि इस अर्थशास्त्र की, यहां भी आप देखिए दिया हुआ है, इस अर्थशास्त्र की, किस अर्थशास्त्र की? जिसकी रचना की गई इस अर्थशास्त्र के प्रकरणों और अधिकरणों का निरूपण इस प्रकार है। और उसके बाद ये बताना शुरू कर रहे हैं जो कि विद्या समुद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से होंगे। ये विद्या समुद्देश्य, वृद्धि संयोग, इंद्रिय जय आदि जो है, ये टोटल 18 जो है इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए जो कि किस इसमें अधिकरण में कितने प्रकरण हैं और फिर किस प्रकरण में कितने अध्याय हैं, ये आप अलग से नोट करके अपना नोटबुक में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जब इससे आता है तो बिना ग्रंथ पढ़े, बिना इसको ध्यान में रखे आप हल नहीं कर पाते हैं। कोई नोट बुक भी देखेंगे, कोई गाइड भी देखेंगे, तो मोटे तौर पर जो पहले जिस तरह पूछा जाता था उसी तरह करके जो उन्होंने छोड़ दिया है, वो इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो वहां से जब प्रश्न आता है तो आप वहां से आप प्रश्न में फंस जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और प्रश्न और दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है और होगा। उसके बाद आप देखते हैं जो विनय अधिकारी को हमने देख लिया, जो हमें पढ़ना है, हमें जो मूलतः पढ़ना है वो यही पढ़ना है, इतना जो आप देख रहे हैं यही पढ़ना है हमें, इसी की का जो विवरण है आगे इसको ही हमें देखना है। लेकिन जैसे 9वें इकाई में 9th यूनिट जो है उसमें जो दिया गया है सामान्य परिचय, वह परिचय आपको इस सब को भी पढ़ने के लिए बाध्य करता है। तो आप संक्षेप में ये भी जानते रहेंगे जो कि द्वितीय जो आप अधिकरण देख रहे हैं उसमें कितने प्रकरण हैं, ये आप देखते चलेंगे, तो ये गिनती तो आप सहजतया कर लेंगे। द्वितीय में आपको 37 प्रकरण दिखाई पड़ रहे हैं, और द्वितीय का नाम क्या है? अध्यक्ष प्रचार। पहला तो विनयाधिकार आपने देखा, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो धर्मस्थीय नाम का तृतीय अधिकरण है। तो आप टेक्निक ध्यान में रखेंगे किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। पहला तो हो गया विनयाधिकार, दूसरा हो गया अध्यक्ष प्रचार, तीसरा हो गया धर्मस्थीय। इसके बाद, और धर्मस्थीय में कितने हैं? 19 हैं। इसी तरह आगे आप बढ़ते हैं, अभी तक हमने विनयाधिकार देखा था जिसमें कि 18 है। उसके बाद आपने देखा था जो कि अध्यक्ष प्रचार जिसमें कि 38 है। वैसे भी ध्यान रखेंगे जब भी प्रचार प्रसार किया जाएगा तो अधिकाधिक कलेवर होता है उसका, तो आप देखते हैं जो कि 38 है यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हैं जो धर्मस्थीय जो है, धर्मस्थीय में 19 है, उधर 18 आपने देखा, 38 देखा, 19 देखा इधर। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं जो कि चतुर्थ जो बताया गया है, इसमें कंटक शोधन जो है
इसमें टोटल आप 13 देखते हैं। तो इस तरह आप एक एक करके जितने भी अधिकरण हैं उनमें कितने कितने प्रकरण हैं इनका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। पुनः सभी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और आप प्रयास न करें तो बेहतर है। इसके बाद जो छठा अधिकरण है, इस छठा अधिकरण में मात्र 2 प्रकरण हैं। तो इस तरह आप एक एक करके ध्यान में अगर रखेंगे, बेहतर ये होगा कि आप एक नोटबुक में एक जगह है अधिकरण, ये कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, दूसरे में आप बनाएंगे अधिकरण, तीसरे में आप बनाएंगे प्रकरण, और उसके अंतर्गत आप बनाएंगे जो कि कितने अध्याय हैं, और प्रकरण के साथ लिखना पड़ेगा जो कि किस प्रकरण में कितने अध्याय हैं। हालांकि प्रश्न जो आपका बनेगा वह मूल रूप से जो अधिकरण है, अधिकरण के नाम, फिर उनके अंतर्गत जो प्रकरण है उनकी संख्या। तो ये मोटे तौर पर आप अलग से होमवर्क आप कर लेंगे तो आपके लिए जो ये प्रश्न बनता है डायरेक्ट फैक्चुअल, उसमें कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। हाँ, इसके साथ साथ इनका नाम कम से कम, जो ये अधिकरण है उनका नाम, और कम से कम विनयाधिकरण, विनयाधिकार जो है उसमें आप उनके प्रकरणों का नाम जो है वो भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विनयाधिकार आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो उनके संपूर्ण का नाम रखेंगे। मैं अन्य का नहीं कह रहा हूं क्योंकि अन्य सभी को आप याद भी नहीं रख सकते हैं और पाठ्यक्रम के दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो उनकी संख्याएं ध्यान में रखिए और इनका नाम जो है ये आप जितने भी हैं उनको एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना करके नोटबुक में अपना ये करेंगे, और आज मैं ये होमवर्क के रूप में भी दूंगा, उसको आप स्कैन करके वहां पर अपलोड कर देंगे। और टेक्निकल जो इश्यूज हैं आपके लिए, वो जो भी पूछना हो पहले आप पूछ लेंगे, किन्हीं को समस्या होती है पहले कर लेंगे, बाद में जिस समय मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँगा कल, उस समय ये नहीं कहेंगे हमने ये नहीं देखा, हमने ये नहीं समझा, ये कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम साक्षात आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए प्रथम जो अभी आपने अधिकरण और प्रकरण की जो चर्चा आपने की उससे संदर्भित जो आपके प्रश्न होंगे वह एक प्रश्न रहेंगे, वह जो आपके लिए होमवर्क है वह इस तरह रहेगा जो कि आप एक नोटबुक में एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि सीरियल नंबर, उसके साथ साथ अधिकरण, अधिकरण का नाम, ये अधिकरण, फिर उसके बाद अधिकरण का नाम का रहेगा कॉलम, उसके बाद आप उसके अंतर्गत जो आने वाले प्रकरण हैं, प्रकरण के नाम आप विनय अधिकार का कम से कम नाम के साथ आप लिखेंगे और अन्य का केवल नंबर लिखेंगे। उसके बाद अध्याय जो हैं उनमें अध्यायों की संख्या आप लिखेंगे। तो ये एक लिस्ट आप तैयार करेंगे अनिवार्य रूप से। जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने कॉपी पर तैयार करेंगे, लगभग आपको आधा घंटा करीब लगेगा, पूरा ग्रंथ का आलोड़न हो जाएगा एक बार में, क्योंकि बिना ग्रंथ देखे आप कर नहीं सकते हैं। और यह 1 से 2 पृष्ठ का मात्र एक टेबल होगा ये, जिसमें जो आप स्कैन करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे और वहां पर जहां पर अपलोड करने के लिए दिया गया है वहां पर अपलोड आप कर देंगे। ठीक है, तो ये अनिवार्य रूप से सभी करेंगे, क्योंकि यही मैंने जो कहा है जो कि अंत तक जाते जाते आप लोग वही 11 से 51 के बीच में रहेंगे, दोनों ग्रुप मिला करके। उसका कारण यही है कि आपको होमवर्क करना है, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको घोल करके पिलाया नहीं जा सकता है, जो कि कितने अध्याय किसमें है, कितने अधिकार ये प्रकरण है, उनका नाम क्या है, किस तरह से नामकरण किया गया है। अब हम साक्षात आते हैं विद्या समुद्देश्य पर। यहाँ पर विद्या समुद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले अन्वीक्ष की स्थापना करेंगे। अब बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है और बहुत ही प्रायोगिक है। आप ग्रंथ ये पढ़ेंगे स्वयं आपको समझ में आएगा। यह करें आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि यहां पर मैं कुछ अलग से नहीं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जो ग्रंथ में है वही आप देख रहे हैं और वो इतना आप भी जानते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में आपको जितने भी टेक्स्ट हैं
उनका जबरदस्ती आप अध्ययन कर लेंगे, नहीं तो सुबह सुबह नहीं उठेंगे। बस इसलिए आपको ये रखा गया है जो कि एक फिक्स समय में आप पूरा जो पाठ्यक्रम है उसको आप अपनी नजर से देख लेंगे। बस यही आपके लिए रहेगा और साथ साथ आप समय के साथ कार्य करते जाएंगे। अब आप इससे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर अगर प्रश्न बन रहा है जो कि इनमें से कौन विद्या नहीं है, तो आप पकड़ लेंगे आराम से। कितनी विद्याएं होती है, अगर इस तरह का प्रश्न बनता है आराम से आप पकड़ लेंगे। तो जितने से हमें प्रश्न हल हो जा रहा है वही आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त जरूरत क्या है। अरे त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः, ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का अभिप्राय यह है कि अलग अलग विद्वानों की जो मत है वो बार बार आप देखेंगे जो कि ये अलग अलग विद्वानों के मत को यहाँ पर उपस्थापित करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कह रहे हैं कि मनु जो है उनके अंतर्गत उनके अनुसार जो माने जाते हैं, इन्होंने तो कह दिया अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या, ये 4 विद्याओं की बात इन्होंने कर ली। उसके बाद कहते हैं त्रयी, त्रयी कौन मानते हैं, तो कह रहे हैं मानवाह, मानवाह अर्थात मनु के जो अनुयायी हैं वो 3 मानते हैं त्रयी, सॉरी वो कौन कौन मानते हैं, त्रयी वार्ता और दंड नीति 3 ही है, लेकिन त्रयी का अर्थ यहाँ पर 3 नहीं है, उसका अर्थ अभी देख रहे हैं। त्रयी वार्ता और दंड नीति ये मनु मानते हैं। त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी इति यात्राविद, सॉरी अन्वीक्षिकी कह रहे हैं त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी। म्यूट करके रखेंगे प्लीज, सभी म्यूट करके रखेंगे प्लीज। अन्वीक्षिकी जो है त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी इति यात्राविद कह रहे हैं, जो कि कक्षा में आते हैं इतना ध्यान रखिए जो कि आप म्यूट करके रखा करिए। तो कह रहे हैं जो कि त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी इति, कह रहे हैं जो कि यह त्रयी जो है यह अर्थात मनु संप्रदाय के जो अनुयायी हैं ये क्या कहते हैं, त्रयी वार्ता और दंड नीति जो है यही विद्या है। अब अन्वीक्षिकी को क्यों नहीं मानते हैं, तो उसके लिए वो वहां पर कह रहे हैं जो कि त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी इति, कह रहे हैं जो कि त्रयी जो है इनका त्रयी जो है उन्हीं के अंतर्गत ये जो अन्वीक्षिकी हैं उनका समावेश हो जाता है। तो अलग से आप नोट कर लेंगे, ये आचार्य मनु या मनु संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके अनुसार अन्वीक्षिकी का अंतर्भाव किसके अंतर्गत हो जाता है, तो त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। अब मान लीजिए अगर कोई डेप्थ से प्रश्न बनाना चाहे या कॉन्सेप्चुअल बनाना चाहे, जो आप पंक्ति को समझे हैं या नहीं समझे हैं, तो ये इस तरह प्रश्न बना सकते हैं जो कि मनु के अनुसार अन्वीक्षिकी का अंतर्भाव किसके अंतर्गत होगा। अब ये आप त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी इति इस पंक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं तो आप इसको नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। वार्ता दंड नीति चेति बारहस्पत्याः, वार्ता और दंड नीति ये जो है आचार्य बृहस्पति के अनुसार ये 2 ही विद्याएं हैं। अभी हम विद्या की बात कर रहे हैं, विद्या समुद्देश्य में विद्या की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जो कि संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्राविद, कह रहे हैं उनके अनुसार कह रहे हैं कि त्रयी जो है ये तो आजीविका मात्र का साधन मात्र है। संवरण मात्रम ये त्रयी लोक यात्राविद, कह रहे हैं जो कि अर्थात बृहस्पति जो है, बृहस्पति के अनुयायी जो हैं वो कहेंगे त्रयी तो लोक यात्राविद जो है, जो इस दुनियादारी वाले व्यक्ति हैं उनके लिए केवल आजीविका का साधन है। संवरण मात्रम है, आजीविका मात्र का साधन है। त्रयी, त्रयी जो है वह आजीविका मात्र का साधन है। आपने क्या देखा, पहले कहा गया 4, मनु जो है वो मानते हैं 3 त्रयी वार्ता दंड नीति, और
आन्वीक्षिकी क्यों नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी। फिर बारहस्पति जो है वो मानते हैं 2, वार्ता दंड नीतिश्च, वार्ता और दंड नीति को ही मानते हैं। और इसको क्यों नहीं मानते हैं, ये जो त्रयी जो है, तीसरा जो यहाँ पर है त्रयी, इसको क्यों नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं ये तो केवल आजीविका का साधन मात्र है। इसके बाद दंड नीति ही एका, दंड नीति रेखा। आप लोग संधि को फिर से ध्यान में रखेंगे तो आपको ये स्पष्ट रहेगा। दंड नीति ही एका, दंड नीति रेखा, विसर्ग संधि को ध्यान में रखते हुए। विद्या इति औसनशाह, करें औसनस जो है, उसना भार्गव कवि, कह रहे हैं जो शुक्र जो है, आप जानते हैं जो कि उसना भार्गव कवि जो कहा गया है, ये शुक्र के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं शुक्राचार्य के लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। तो औसनस जो है वो कौन है, शुक्राचार्य की बात की जा रही है। जो कि अब आपको अगर पूछा जाए तो बृहस्पति के बाद वैसे भी शुक्र आते हैं, तो आपको इस सीक्वेंस में भी आप ध्यान रख सकते हैं। मनु जो है वो आएंगे, उसके बाद बृहस्पति आएंगे, शुक्र आएंगे, तो एक सीक्वेंस वैसे भी दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि पहले 4, फिर मनु 3, फिर बृहस्पति 2, उसके बाद औसनस जो है अर्थात शुक्र जो है वो कहे जाएंगे, वो मानेंगे, एक केवल मानेंगे। दंड नीति एक विद्या इति औसनसाह, यण संधि यहाँ पर हुआ है, ध्यान रखेंगे। विद्या इति औसनसाह, यण संधि को जनित का। तो तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा, कर रहे हैं सभी विद्याओं का जो स्थल है, सर्व विद्यारंभा, सभी विद्याओं का जो आरंभ है, आरंभ मतलब उनकी जो परिपूर्ति होगी, उनका जो आरंभ स्थल होगा वह इसी के माध्यम से हो सकता है। जब तक आप दंड को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक अन्य विद्याएं जो है, आपने त्रयी की बात, आन्वीक्षिकी की बात की, त्रयी की बात की, या ये वार्ता की बात की, ये सभी बिना दंड के परिपालन इनका संभव नहीं हो पाएगा। अब कौटिल्यिका की बात आ रही है, क्योंकि प्रारंभ में भी आपने देखा था कि किनका, ये कौटिल्य को ही देखा है आपने। यहाँ पर यद्यपि उन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन यहाँ पर ये कौटिल्य का ही मत है। अब यहाँ पर देखिए, चतस्रः एव विद्या इति कौटिल्यः। अब आप कैसे ध्यान में रखेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वही तो महत्वपूर्ण होगा पहले। तो 4 विद्या वाली बात जो ऊपर में आ रही है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये कौटिल्य का है। अब इसको अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा जाए, चाहे किसी तरह से भी आप हल कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया, प्रश्न किया गया जो कि इनमें से कौटिल्य के अनुसार विद्याओं की संख्या क्या होगी, या तो यह बता सकते हैं 4 होगी। अगर इनमें से आन्वीक्षिकी इनमें से कौन मानते हैं, अब आपको बृहस्पति का नाम भी दे दिया जाए, मनु का भी दे दिया जाए, उसना या शुक्राचार्य का दे दिया जाए, कौटिल्य का दे दिया जाए, तो आन्वीक्षिकी सिर्फ और सिर्फ कौटिल्य मानेंगे, क्योंकि अन्य नहीं मानेंगे। तो अब जिस तरह से भी प्रश्न को घुमाया जाएगा आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो चतस्रः एव विद्या इति कौटिल्यः, ताभे धर्मार्थो जद विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। ये पंक्ति जो है इसको आप ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं क्योंकि ये कौटिल्य जो है, आचार्य कौटिल्य, वो मान रहे हैं कि ये 4 ही विद्याएं हैं। चतस्रः एव विद्या, 4 ही विद्या है। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल जो है उसको ध्यान इस तरह रख सकते हैं, जो कि चतस्रः एव, चतस्र एव बना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे जो कि 0 0 0 एकः एका एकम, 2 2 2 3 3 3 4 चतस्रः 4, ये जो क्रम है ये ध्यान में रखेंगे। जो कि चतस्रः क्यों दिया गया, क्योंकि विद्या जो है स्त्रीलिंग में है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो 4 दिया जाता। तो 4 चतस्रः 4। तो जब आप एक पढ़ते रहते हैं उसके साथ साथ आप अन्यान्य जो है उनसे संबद्ध उन बातों को भी ध्यान में रखेंगे, तो आप परिशुद्ध उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। उसके साथ साथ स्पष्टता के साथ आप
समझ पाएंगे इसको। ठीक है, ताभे धर्मार्थ यद विद्यात् तद विद्यानाम विद्यात्वम। कह रहे हैं जो कि केवल जो चार ये ऊपर कहा गया है, इन्हीं को हम मानते हैं, उन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि धर्म अधर्म जो है, धर्म तथा अधर्म जो है, इसकी यथार्थता को बताने वाले यही है। विद्यानाम विद्यात्वम, जैसे मनुष्य से मनुष्यत्वम, वैसे कह रहे हैं विद्यानाम विद्यात्वम। विद्याओं का जो विद्यात्व है, अर्थात उसका क्या अस्तित्व है, उसका क्या धर्म है, ये अर्थात उसका जो उचित और अनुचित है, ये सभी बातों को समझने के लिए इन चारों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ताभे अर्थात ये जो विद्याभे है, विद्या के द्वारा धर्मार्थो, धर्म अर्थ के, धर्म और अर्थ जो हैं उनके ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये चारों की ही आवश्यकता होती है। यहां तक जो आपने देखा वह संख्या की बात की गई, अर्थात 1 से लेकर 5 तक जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जो प्रारंभ आपने किया, जो कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दन्नी की विद्या, यहाँ से लेकर 5 तक, और अधिकांश परीक्षाओं में आपको 1 से 5 तक से प्रश्न मिल जाते हैं, एक प्रश्न। आगे चलते हैं हम, या एक यहाँ से मिल जाते हैं और दूसरा मिल जाता है जो प्रथम, जो अभी हम लोगों ने संख्या की बात की, तो 2 प्रश्न के लिए आप जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं तो वहां से एक बन जाता है, एक इधर से बन जाता है। अब आगे चलते हैं जहां से प्रश्न और बनते हैं। अभी बीच बीच में जो ट्राई कर रहे हैं वो निरर्थक प्रयास न करें, वो प्रश्न निरर्थक है, ताकि एक स्पष्ट रहे जो कि आप लोग आगे से इस तरह नहीं करेंगे। आगे कर रहे हैं सांख्यम योगो लोकायतम चेत आन्वीक्षिकी, चेति आन्वीक्षिकी। सांख्यम योगो लोकायतम, सांख्य, योग और लोकायत। लोकायत यहाँ पर नास्तिक दर्शन यहाँ पर इन्होंने कहा है। लोकायत का अभिप्राय मोटे तौर पर चार्वाक है, लेकिन मुख्य रूप से चार्वाक को ही लिया जाता है, क्योंकि वह संसार में अधिक, अर्थात सांसारिक लोगों में अधिक विस्तृत है, उनका उसका आयतन जो है, उसका परिमाण जो है वह अधिक है, लोगों को मानने वालों की संख्या अधिक है। इस कारण से लोकायत चार्वाक के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नास्तिक दर्शन दिए हैं, तो नास्तिक दर्शन की बात अगर करेंगे तब तो बौद्ध, जैन और चार्वाक तीनों आ जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप ध्यान में रखेंगे ये लोकायत का अभिप्राय जो दिया गया है वह चार्वाक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रकरण आप संदर्भ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो यहाँ पर लोकायत का अभिप्राय तीनों ही होने चाहिए, चार्वाक, जैन और बौद्ध, क्योंकि सभी को ये आत्मसात करेंगे। तो वहां पर अगर उन दोनों को नहीं काउंट करेंगे, उनकी गणना नहीं करेंगे, तो लोग का ये संपूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस कारण से वहां पर आप मान लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये जानते रहेंगे लोकायत का अभिप्राय चार्वाक ही लेते हैं। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिकी, अर्थात गुण संधि के बाद आप यण संधि दोनों को देखते हैं यहाँ पर, च इति आन्वीक्षिकी। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिकी, या सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। और यहाँ पर योगो जो दिया गया है वहां पर भी संधि है, विसर्ग संधि आप देखते हैं। धर्मार्थ, और मैं आप लोगों से कहूंगा जब भी आप ये ग्रंथ पढ़ते हैं प्रयास करिए जो कि संधि को अलग से, जहां पर संधि आप पढ़ने के लिए आगे चलेंगे साथ में, वहां पर आप इन उदाहरणों को वहां पर प्रस्तुत करिए, क्योंकि देखिए रटे रटाए प्रश्न उदाहरण जो होते हैं अलग सिद्धांत कौमुदी के या अतिरिक्त, वो तो आप बता देते हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाता है कोई प्रसंग दे करके, उदाहरण दे करके, वहां पर आप फंस जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हमें रटा रटाया ध्यान में रहता है। अगर आप इस तरह पंक्ति में ढूंढने का प्रयास करेंगे
तो फिर नींद में भी रहेंगे तो आपको सूत्र ध्यान में रहेगा और कहाँ से प्रसंग आ रहा है ये ध्यान में रहेगा, अलग से रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ, यद्यपि कल ये भी रहा जो कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हम जानबूझ करके ये चीज कर रहे हैं। धर्मा धर्मौ त्रय्याम अर्थानर्थो वार्तायाम नयापनयो दंड नीत्याम। अब यहाँ पर अनिश्चिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति तीनों को डिफाइन कर दिया है, उनको परिभाषित कर दिया है। सांख्यम योगो लोकायतम च इति आन्वीक्षिके। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? सांख्य, योग और लोकायत। आप वहां पर चारवाक न लिखें, अलग से लोकायत ही लिखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप चारवाक मात्र लिखते हैं तो स्पष्ट नहीं हो पाता है, अन्य कहाँ जाएंगे वो दो जो होंगे। और अगर आप लोकायत लिख देते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है। अगर आपको इंटेंशनली पूछा जाए लोकायत का क्या अर्थ है, तब आप अपना मंतव्य दें, नहीं तो सांख्य, योग, लोकायत ये भी एक टेक्निक है जो कि जो आपके ग्रंथ में दिया गया है टेक्निकल टर्म, उसी का प्रयोग करें। अगर आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन आन्वीक्षिकी है, तो आप उत्तर में सांख्य, योग, लोकायत ही दें, उसमें अपनी बुद्धि ज्यादा ना लगाएं। उसका धर्मा धर्मो त्रय्याम, त्रयी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? क्योंकि धर्म अधर्म संदर्भित जो भी चर्चा हम करेंगे वह त्रयी के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थानर्थो वार्तायाम, अर्थ और अनर्थ की बात जो करेंगे वह वार्ता के अंतर्गत हम करते हैं। नयापनयो, नय कहते हैं जो कि नीति, नय और अपनय जो है अर्थात सुशासन दुशासन जो कह रहे हैं, इनका कुशासन कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो ये जो है ये दंड नीति के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां तक आपने छठे के आधा जो आपने देखा है, उसमें आप इनकी परिभाषा जान लेते हैं और आप अपने नोट में साइड में 1/4 में ये सब इंडिकेट करते जाएंगे, क्योंकि 1 से 5 तक में से एक प्रश्न बन सकते हैं जिसको कि आप जिसमें कि केवल संख्याओं की परिगणना की गई है। छठे से प्रश्न बन सकते हैं, छठे के आधे से, जो कि केवल उनको डिफाइन किया गया है। ठीक है। बलावले च एतासाम चैतासाम वृद्धि संधि, बलावले चैतासाम हेतुभिः अन्वीक्ष्यमाणा आन्वीक्षिकी लोकस्योपकरोति व्यसने अभ्युदये च, व्यसने अभ्युदये च। फिर आप प्रत्येक में आप संधि जो है उसको तो आप भूल करके मत चलिए, क्योंकि अगर आप व्याकरण को साथ में लेकर के चलेंगे तो आप बेहतर तरीके से और आत्मविश्वास के साथ पढ़ पाएंगे और बिना अशुद्धि के पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये मैं बार बार जोर देता हूं, जो कि आप व्याकरण अलग से आप पढ़ें, इतना ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी। आप जहां जो देख रहे हैं प्रयास करिए, जो कि आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए, यहाँ पर कौन सा सूत्र हो सकता है, यहाँ पर किस तरह की संधि है। आप एक दो अध्याय अगर एक दो प्रकरण अगर आप इस तरह अभ्यास कर लेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको देखते ही पकड़ में आने लगेगा। तो लोकस्योपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति। ये जो छठा आपने देखा था, उस छठे के आधे में तो डिफाइन किया गया, जो कि वार्ता क्या है, त्रयी क्या है, दंड नीति क्या है या अनुचिकी क्या है। उसके जो उत्तरार्ध हैं उनमें उसके महत्व को बताया गया है, जो कि उसकी क्या उपादेयता है। बला बले च एतासाम हेतुभिः अन्वीक्ष्यमाणा कर रहे हैं, जो कि ये जो अभी आप देख रहे हैं त्रयी आदि जो देख रहे हैं एतासाम, इनमें बलावले हेतुभिः अन्वीक्ष्यमाणा आन्वीक्षिकी, ये आन्वीक्षिकी जो है वो क्या करती है? लोकस्योपकरोति कह रहे हैं, जो कि प्रधानता और प्रधानता को बताने में उसके संदर्भ में भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से आन्वीक्षिकी संसार का अर्थात लोक का उपकार करती है। अर्थात कौन प्रधान है कौन अप्रधान है, ये बलावल को बताने के लिए आन्वीक्षिकी जो है वह युक्ति का प्रयोग करते हुए युक्ति को बताती है।
भिन्न भिन्न युक्ति के माध्यम से उसको स्पष्ट करती है। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। और इसके साथ साथ क्या होता है कि व्यसन और अभ्युदय में बुद्धि को स्थापित करती है। व्यसन कहते हैं यहाँ पर जो आप अनुचित आचरण करते हैं, अर्थात व्यसन का अर्थ कहते हैं बुरी आदत, लेकिन बुरी आदत का ही सीधा सा है यहाँ पर, जो कि जिससे आपको कष्ट होता है, और अभ्युदय जो है जिससे आपको सुख होता है। अर्थात जब आप किसी की बुरी आदत में पड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह कष्ट का कारक होता है, और जब आपका अभ्युदय होता है तो वह सुख का जनक होता है। तो व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति, आपके बुद्धि को स्थिर रखती है। और ये पंक्ति जो है यह केवल मात्र पढ़ने के लिए नहीं है, व्यावहारिक दशा में भी देखेंगे, जो कि सुख दुख में आपकी बुद्धि अगर स्थिर रहे तो आप अपने जीवन से विचलित नहीं होते हैं। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति। और क्या करते हैं, आपकी जो प्रज्ञा है, वाक्य क्रिया वैशारद्य अर्थात जो आप अभिव्यक्त करते हैं उसको करने की क्षमता देती है। अब देखिए ये एक सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं है कि तीन उनको मन में आया, तीन चार उन्होंने इसके उपयोग बता दिए। पहला क्या है कि प्रधानता और प्रधानता को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए वह युक्ति का मार्ग बताएगी, कैसे किस वाक्य से आप किसी की प्रधानता या अप्रधानता को बताएंगे। उसका दूसरा क्या है कि सुख दुख में आपके बुद्धि को स्थिर रखेगी। व्यसन और अभ्युदय इनमें आपके बुद्धि को स्थिर रखती है, और अगर आपकी बुद्धि स्थिर है तभी जा करके आप सोचने विचारने या कोई भी अपना जो कार्य करते हैं उसमें आप सक्षम होते हैं। अगर आपकी बुद्धि स्थिर ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में, एक क्रम में है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शाश्वतान्मीक्षिकी मता। और ये जो श्लोक दिया गया है ये तो स्पष्ट रूप से कह रहा है जो कि यह क्या है, सभी विद्याओं के लिए प्रदीप का कार्य करती है, अर्थात उनका मार्गदर्शन करती है। उपाय सर्व कर्मणाम, और सभी कार्यों के जो भी आप कर्म करते हैं उनका उपायभूत ये उपायभूत है ये। आश्रय सर्व धर्माणाम, और जो भी धर्म की बात आपने की है उन सभी के आश्रय के रूप में है। और आप देख लीजिए जो उधर जो हमने चार चर्चा की थी उन चारों का मूल यहाँ पर बता दिए है ये, क्योंकि आन्वीक्षिकी जो है, आन्वीक्षिकी को इसीलिए प्रथम रखा गया। नहीं तो प्रश्न उठता जो कि आन्वीक्षिकी को प्रथम क्यों रखा गया है। हम पहले कहते हैं जो कि वार्ता त्रयी वार्ता दंडनीति आन्वीक्षिकी और अंत में आन्वीक्षिकी कहते। इस तरह का प्रश्न हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, जब भी होगा तो इंटरव्यू वगैरह में हो सकता है, क्योंकि ये जो चारों कहा गया है चारों विद्याओं में से पहले कह दिया जाता जो कि त्रयी को रखा जाए, बाद में आन्वीक्षिकी देते, तो वहां पर आपको ये उदाहरण जो है ये कोट करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा आपको, जो कि आन्वीक्षिकी का महत्व बताते हुए उन्होंने पहले कहा है जो कि ये सभी जो विद्या है उनके ये उनका मार्गदर्शन करती हैं, जितने भी कर्म का है उनका यह उपाय यही इन्हीं के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और जो भी धर्म जो आप उधर चर्चा किए हैं छठे में जो आधे में आपने विभाजन किया है उनको आप ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे मूल में ये आन्वीक्षिकी जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अपना अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे विद्या समुद्देश्य के अंतर्गत, अर्थात विनयादि कारिक जो प्रथमाधिकरण है इसमें विद्या समुद्देश्य के अंतर्गत आन्वीक्षिकी की स्थापना जो की गई है प्रथम अध्याय में, ये हमने अभी देखा है। तो यहाँ तक आज आपने केवल आन्वीक्षिकी की स्थापना देखी। इसी तरह आप अलग अलग जो है उनकी चर्चा देखेंगे। अभी हम त्रयी देखेंगे, वार्ता देखेंगे, दंड नीति को देखेंगे आगे।